नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हायर एजुकेशन चैनल पर। देखिए आज हम जो है इस वीडियो में जो हमारा सेकंड टेस्ट हुआ था डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का सेकंड टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि डीआई की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑलरेडी चैनल पर इसका वीडियो जो है डीआई का वीडियो है कि कैसे डीआई प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, कैसे किस तरह के फार्मूला इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको आप लोग जो है चैनल पर देख लीजिएगा एक बार। इस वीडियो में केवल हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, एक बार आप लोग को बता दें फिर से, ये वीडियो मैं फ़ोन पर ही बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें लिखने में जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता उतने अच्छे से। तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो है समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दो चार्ट दिया हुआ है, सारणी दी हुई है, ठीक है। एक में क्या है, उत्पादन दिया हुआ है वर्षवार, टन में उत्पादन है, और एक में जो है विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए दो फार्मूले भी दिए हैं, इनका आपको आगे प्रयोग करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर PQRS चार उत्पाद हैं और यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, और यहाँ पर बताया है कि P का उत्पादन इस वर्ष इतना था, Q का इतना था, R का इतना और S का इतना। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है किस वर्ष में उत्पादन सभी उत्पादों का एक साथ पूछ रहा है कि वार्षिक वृद्धि दर उच्चतम है, ठीक है। और ऑप्शन में हमको दिया है 2014, 2012, 2015, 2011, यानी हमको 2011, 12, 14 और 15 का देखना है कि उत्पादन किसका जो है वार्षिक वृद्धि दर उच्चतम है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा 2011 में उत्पादन क्या रहा है उसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2011 में 25 टन है P का, ठीक है। उसके बाद 41 टन है Q का। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए 25 टन है P का 2011 में, Q का 41 है, R का 93 है और S का 158, ठीक। तो ये 2011 का टोटल उत्पादन हो जाएगा 25, 41, 93, 158। अब इसको आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। आप इसको ऐड करेंगे तो 8 3 11, 1 12 5 17 7 हो जाएगा, 5 9 5 14, 14 4 18, 19 20, 1 21, 1 और 1 1 1 और 1 2 2 1 3, ठीक है। 21 है, 317 टन ये उत्पादन आ गया हमारा 2011 का। इसी तरह से क्या देखेंगे हम 2012 में देखेंगे। तो 2012 में 40, 108, 107, 166। ध्यान दीजिएगा 2012 में 40, 108, 107, 166। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो 108, 140, 148 और 107। तो ये 248 और 7 49, 50, 55, 255 और 355 और 66, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 421, ठीक। 421 टन हमारा आ गया 2012 का उत्पादन। अब इसके बाद 2014 में हम लोग देख लेते हैं। 2014 में है 76, 41, 132 और 88। तो इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 8 2 10, 7 17, 7 हो जाएगा, 8 3 11, 4 15 और 5 20 2 22, और उसके बाद जो है एक ये हो जाएगा हमारा टोटल जो है 3 और 3 337 टन, ठीक। 2014 में उत्पादन आ गया हमारा 337 टन। अब बारी है 2015 की। तो यहाँ पर 56 टन है, 70 है, 120 है, 97 है। तो 120 और 70 190 और 90 यहाँ पर ये है तो 280, और ये 56 और 57 ये हो जाएगा 343, ठीक है। 343 टन। तो ये हमको मिल गया 2011, 12, 14 और 15 का उत्पादन कितना है टन में। अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि उत्पादन जो है सभी उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन किस में है। तो 2012 हमारा सर्वाधिक उत्पादन हो जाएगा 421 टन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 421 टन 2012 में, ठीक है। देखिए 61% लोगों ने इसका सही आंसर दिया हुआ है, सही उत्तर दिया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि सभी चार उत्पादों से प्राप्त कुल आय किस वर्ष में न्यूनतम है, यानी मिनिमम आय किस वर्ष में है। अब अगर देखिए आप लोगों ने प्रश्न को ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक फार्मूला दिया है। देखिए अगर आप देखेंगे तो किसी उत्पाद की बिक्री से प्राप्त आय 1000 में, आय निकालने का फार्मूला है किसी उत्पाद की बिक्री से प्राप्त आय 1000 रुपये में बराबर किसी उत्पाद का उत्पादन इंटू विक्रय मूल्य, यानी जो उसका उत्पादन है। तो उत्पादन यहाँ पर टन में हमको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य रुपए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा सभी चार उत्पादों से प्राप्त कुल आय किस वर्ष में न्यूनतम है। न्यूनतम आय पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा न्यूनतम आय।
तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पर दिया है 2010, 11, 12 और 13। तो हमें बारी बारी से करके 2010 का टोटल आय निकालना है, फिर 11 का, फिर 12 का, फिर 13 का। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, 2010 पी क्यू आर और एस की आय निकालना है और उसे ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। ठीक है, तो अब पी की आय कैसे निकालेंगे हम? पी का उत्पादन देखेंगे कितना है और उसका जो मूल्य है वो कितना है। तो पी का उत्पादन देखिए आप लोग प्रश्न में दिया है 45 टन और इसका जो है 9000 क्या है मूल्य है प्रति टन का। तो 45 गुणे 9 कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसकी आय आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्यू का देखेंगे, आर का देखेंगे और एस का देखेंगे। आप लोग इसको कर लीजिएगा पी क्यू आर एस का बारी बारी से। अब जब आप टोटल पी क्यू आर एस का निकाल लेंगे तो पी क्यू आर एस टोटल आप जोड़ देंगे तो आपको 2010 में टोटल आय कितनी हुई वो आ जाएगी, टोटल आय। ठीक है, टोटल आय यहाँ पर देखिए, टोटल आय जो है वो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कर देंगे आप तो आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप 2011 में करिएगा, पी की आय निकालिएगा, फिर क्यू की, फिर आर की, फिर एस की, फिर चारों को जोड़ दीजिएगा तो आपको 2011 की टोटल आय मिल जाएगी। फिर 2012, फिर 2013, बारी बारी से आप चारों की आय निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब चारों की आय आप निकाल लेंगे तो फिर देखेंगे कि इन चारों में से किसका न्यूनतम आय है। ठीक, तो जब आप 2013 वाले का देखेंगे तो उसका जो है सबसे न्यूनतम आय आएगा, तो आपका आंसर 4 यानी 2013 सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करिएगा, अगर नहीं होगा तो आप हमको मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर से सॉल्व करके वीडियो भेज दूंगा या फ़ोटो भेज दूंगा, पर आप लोग अपने से करने का प्रयास करिए। मैंने बता दिया आय निकालने के लिए करना क्या है, उत्पादन आपका चार्ट में दिया हुआ है, इनटू विक्रय मूल्य भी आपका चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करने को कर दूंगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि फ़ोन से वीडियो बनाने में उतना मज़ा आता नहीं, तो जो है सही हो नहीं पाएगा। ठीक है, सही से लिख नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब जो है लैपटॉप से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि जो पेन पैड है जिससे लिखा जाता है वो इस समय काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो जैसे ही वो सही हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तब तक आप लोग समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगी आप मैसेज करिएगा, मैं बिल्कुल आपको फिर से बताऊँगा। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है, दिया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए डीआई के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका समय जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर अगर आप सही से करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन भी प्रॉपर सही होता है। तो इसमें देखिए हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर है वर्ष 2012 में पी क्यू और एस से प्राप्त कुल आय आर से प्राप्त आय से अधिक है। यानी देखिए पीछे आपने आय सबका निकाला है बारी बारी से, तो आपको ज़्यादा कुछ करने के लिए इसमें है नहीं। आप 2012 वाले में जाइए और पी क्यू और एस की आय जोड़ दीजिए और उसके बाद आय आर से उसकी तुलना कर दीजिए। यदि जो है पी क्यू एस से प्राप्त कुल आय आर से प्राप्त आय से अधिक है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, वर्ष 2014 में पी क्यू और एस से प्राप्त जो आय है उसका योग करना है और आर से उसको कंपेयर करना है। यदि आर से प्राप्त आय से अधिक है तो सही हो जाएगा, अगर कम है तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 में वर्ष 2014 में कह रहा है कि पी और क्यू से प्राप्त कुल आय यस से प्राप्त आय से अधिक है। तो यहाँ पर पी और क्यू को आपको जोड़ना है और एस से तुलना करना है। ठीक है, अगर पी क्यू का अधिक आ रहा है यस से तो आपका ये सही हो जाएगा, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर लास्ट में जो है आपको वर्ष 2011 में सभी उत्पादों में से उत्पाद आर से प्राप्त आय दूसरी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2011 में पी क्यू आर एस, देखिए जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा वहाँ पर क्वेश्चन को करिएगा तो जहाँ भी करिएगा क्वेश्चन एक सीरियल से करिएगा। रफ शीट आपको जो मिलेगी वहाँ पर आप अगर सीरियल से करेंगे तो आपको बाद में जो है इसमें देखिए 5 क्वेश्चन जो होते हैं लगभग, अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो फिर 3rd 4th 5th में आपको ज़्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं रहेगा। तो अभी आपने देखिए 2011 में निकाला है, पीछे वाले क्वेश्चन में तुरंत आप जो है रफ शीट पर जा कर के देख लेंगे कि पी और क्यू की आय, यहाँ पर पी क्यू आर एस में से आर की आय दूसरी सबसे ज़्यादा है कि नहीं है। अगर आर की आय दूसरी सबसे ज़्यादा है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा दिया है वर्ष 2010 से 15 में के दौरान पी के उत्पादन की स्थिरता क्या है। उत्पादन की स्थिरता पूछ रहा है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन में फिर से ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, उत्पादन की स्थिरता का फार्मूला है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है उत्पादन की स्थिरता, यानी औसत उत्पादन क्या है अपान
अधिकतम उत्पादन माइनस न्यूनतम उत्पादन। आपको ये फार्मूला यूज करके ये क्वेश्चन करना है, तो ये आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए करना कैसे मैं बताता हूँ। आपको करना ये है कि वर्ष 2010 से 15 के दौरान पी का जो उत्पादन है, सबसे पहले उत्पादन का औसत निकालना है। ठीक, तो उत्पादन का औसत निकालने के आप करेंगे क्या, मैं आपको देखिए एक बार प्रश्न में दिखाता हूँ। पी का उत्पादन क्या है 10 से 15 के दौरान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी का उत्पादन 10 से 15 के दौरान जो है रहा है ये 45, 25, 11 में 40, 38, 76 और 56। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मिल गया हमको उत्पादन पी का। क्या मिला, 45, 25, 40, ध्यान दीजिएगा 38, 76 और 56। ठीक है, ये हमको मिल गया उत्पादन पी का 2010 से 15 के दौरान। ठीक, 6 साल का पूरा ये मिल गया। अब औसत कैसे निकालेंगे, टोटल हम ऐड करेंगे अपान जितनी भी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, टोटल जोड़ेंगे, तो ये आपका आएगा 280/6। ठीक है, ये लगभग आएगा 46.6 के लगभग। ठीक है, यानी 47 के लगभग मान लीजिए आप 46.6। अब आपको उत्पादन की स्थिरता का फार्मूला दिया हुआ है कि औसत उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, औसत उत्पादन अपान, ठीक है, अधिकतम उत्पादन माइनस न्यूनतम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन माइनस न्यूनतम उत्पादन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा न्यूनतम उत्पादन, ये आपका फार्मूला हो गया। अब आपका औसत क्या मिल गया, आपका औसत मिला है 46.6 अपान हो जाएगा अधिकतम उत्पादन कितना रहा है 76 और न्यूनतम रहा है 25 टन। ठीक, 76 माइनस 25। अब देखिए आप यहाँ पर आ जाएगा आपका 46.6 अपान हो जाएगा जो है 51। अब देखिए 51 क्या है, 46 से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर देखिए तुरंत कि आपकी वैल्यू जो आएगी वो 1 से कम आएगी। तो चारों ऑप्शन में देखिए 1 से कम वैल्यू केवल पहली है, बाकी 1 से ज़्यादा है तीनों, तो आपका ये तीनों गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप उसको बहुत कैलकुलेट करके समय मत वेस्ट करिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है PQR और S में से किस उत्पाद से प्राप्त आय निम्नतम है। यहाँ पर कह रहा है कि PQRS में से निम्नतम जो है किससे आय हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P का निकालेंगे, फिर Q का निकालेंगे, फिर R का, फिर S का। तो अगर आप देखिएगा प्रश्न में P का उत्पादन कितना रहा है, टोटल आपको मैं दिखाता हूँ। टोटल देखिए P का उत्पादन, यहाँ पर हमको क्या करना है 45, 25, 40, 38, 76 और 56 को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब आप ये तीनों ऐड कर देंगे, इसी तरह से Q, R, S सबका करना है। ठीक है, ऐड कर देना है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, पहले हम P का ऐड करते हैं। ठीक है, P का हमारा कितना है, टोटल जब आप ऐड करेंगे, अभी हमने ऐड किया था पिछले क्वेश्चन में 45, 25, 40, 38 और 76। ठीक है, तो ये टोटल हमारा P का आ जाएगा 280। ठीक, 280 टन आएगा, शायद आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसका विक्रय मूल्य कितना है, 9000 प्रति टन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 280 टन में, तो ये हमारा आ जाएगा 2520। ठीक है, 2520,000 रुपये में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा 2520,000 रुपये। अब इसी तरह से हम Q का भी ऐड कर लेंगे। तो Q का जब आप Q की वैल्यू आप जाके देखिए क्वेश्चन में, Q की वैल्यू जो है जब उसको हम ऐड करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 419। और क्या दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है हमारा 4000 रुपये प्रति टन। 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1676,000 हमारा ये क्या आ गया, आय आ गई। इसी प्रकार R से देखिए जब हम करेंगे तो R से जब टोटल आप ऐड करेंगे क्या उसका जो है उत्पादन रहा है, तो R का उत्पादन आएगा 560 टन। ठीक, 560 टन। और इसका विक्रय मूल्य कितना है R का, देखिए क्वेश्चन में 13 दिया हुआ है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7280,000, 7280,000। ठीक है, अब हमारा बचा यस वाला। अब यस वाले का क्या है उत्पादन, यस का उत्पादन है 763 टन, 763 टन है। और इसका विक्रय मूल्य कितना है, क्वेश्चन में जाके देखिए, इसका विक्रय मूल्य है 3000 प्रति टन। तो 763 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2289। ध्यान दीजिएगा 2289,000 रुपये आएगा। अब हमको चारों की वैल्यू मिल गई। अब इसमें से कह रहा है सबसे न्यूनतम क्या है, तो सबसे न्यूनतम है Q की वैल्यू।
1676,000 रुपये। तो हमारा ऑप्शन ए क्यों सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, जो पहला DI का प्रश्न था उसके पांचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड देखिए हमको क्या दिया है, दो यहाँ पर तालिका दी हुई है, यहाँ पर एक तालिका दी हुई है और यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है कि प्रत्येक सेक्शन ए और बी में कुल 45 विद्यार्थी, यानी ए में 45 है, बी में 45 है, 45 विद्यार्थी प्रत्येक सेक्शन में है। यहाँ पर विद्यार्थियों का अंक दिया हुआ है, प्राप्त अंक। यहाँ पर वर्गांतर दिया हुआ है कि 0 से 9 अंक तक वाले कितने हैं, 10 से 19 अंक तक, 20 से 29 अंक तक। इसी तरह से यहाँ पर पूरा 70 से 79 अंक तक दिया हुआ है। और यहाँ पर सेक्शन ए के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और ये सेक्शन बी के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में आपको बताते हैं कैसे प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। ये बहुत ही सरल है। यहाँ पर करा सेक्शन और सेक्शन बी में कितने विद्यार्थियों ने 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सेक्शन और बी में करा 50 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या, ये हमने इसको चार्ट को यहाँ पर ड्रा कर दिया। इसके नीचे का हमसे पूछ रहा है कि ये देखिए यहाँ पर 50 से ज़्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब सेक्शन ए का आप जोड़ लीजिए तो 7 5 12 4 16 और ये 5 5 10 6 16, 16 सेक्शन ए के हो गए, 16 सेक्शन बी के हो गए, तो टोटल हो गई संख्या 32। तो कितने विद्यार्थी हो गए, 32। तो हमारा आंसर क्या सही हो गया, 32 आंसर सही हो गया। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करा यदि उत्तीर्णांक 30 है तो दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी 30 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी आप चार्ट ड्रा कर दीजिए। 30 से कम विद्यार्थी नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये हो गई। तो 10 5 15 2 17 और 9 1 10 4 14 4 18, एक में हो गए 17 विद्यार्थी, एक में हो गए 18 विद्यार्थी। ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यदि उत्तीर्णांक 30 है तो दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो अनुत्तीर्ण कह रहा है। ठीक है। चलिए तो ये जो है हमारा क्वेश्चन हो गया 7 नंबर। ठीक है 35। यदि उत्तीर्णांक 30 है तो दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है आगे बढ़े। चलिए दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा सेक्शन ए में कितने विद्यार्थियों ने 30 या अधिक अंक किंतु 50 से कम अंक प्राप्त किए। यहाँ पर केवल सेक्शन ए के बारे में पूछ रहा है, 30 से अधिक या 50 से कम अंक प्राप्त किए। चलिए तो 30 से अधिक सेक्शन ए और 50 से कम ये हमको मिल गया। तो अब यहाँ पर देखिए 30 से कम विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन ए में और 50 से कम विद्यार्थियों की संख्या। तो सेक्शन ए में 30 या 30 से अधिक किंतु 50 से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको हम ऐड कर देंगे। 4 और 8 12 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर 12 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा 12। इसमें देखिए 100% लोगों ने सही किया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए। यहाँ पर सेक्शन ए और बी दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए और बी में 10 से कम प्राप्त अंक विद्यार्थियों की संख्या हम लोग देखेंगे। तो सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी हैं 10 से कम वाले 2, और सेक्शन बी में कितने हैं 4। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, टोटल 6 हो जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर 100% दिया आप लोगों ने आंसर। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत अच्छा किया आप लोग इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि उत्तीर्णांक 40 है तो सेक्शन बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग कितना है। यहाँ पर प्रतिशत पूछ लिया है, थोड़ा सा आपको जो है सावधान हो जाना चाहिए। कह रहा है यदि उत्तीर्णांक 40 है तो सेक्शन बी के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। सेक्शन बी में कह रहा है कि उत्तीर्णांक 40 है तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए सेक्शन बी में टोटल 45 है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, और उत्तीर्णांक क्या है 40 है। उत्तीर्णांक 40 है, इसको हम बांट देते हैं पास और फेल में। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो हम उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या काउंट कर लेंगे। तो 7 5 5 और 6, तो ये हो जाएगा 7 5 12 और 6 5 11। तो 11 दूना 22 से 23 आ गई संख्या उत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों की, 23 संख्या आ गई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है, इसको हमने ऐड कर दिया, 23 संख्या आ गई। अब क्या करेंगे हम, 45 विद्यार्थियों में से 23 क्या है उत्तीर्ण है, तो इनका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आसान सा है क्वेश्चन।
यहाँ पर हम कर देंगे 23 इंटू 45/100, 23 इंटू 100/45, ठीक है, 23/45 इंटू 100, ठीक। ये हो जाएगा हमारा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ये टोटल, और ये हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमको प्रतिशत निकालना है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 51.11% आएगा, यानी 51% ये आपका उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। 51, यहाँ पर भी 79% ने अच्छा सही उत्तर दिया है। बाकी जिन लोगों ने गलत दिया है वो निराश न हो, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको समझना था कि टोटल संख्या दी हुई थी 45 और हमें क्या करना था, 40 से ज़्यादा अंक पाने वाले सेक्शन बी के विद्यार्थियों को जोड़ लेना था, तो उनकी संख्या आती 23। अब यहाँ पर हम प्रतिशत निकाल लेते, तो प्रतिशत हमारा निकलता, जैसे हम निकालते हैं कितने विद्यार्थियों ने पास किया अपान टोटल, ठीक, इंटू 100। जैसे आप प्रतिशत निकालते हैं, मान लीजिए प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100 करते हैं अपना परसेंट निकालने के लिए कि आपको कितना नंबर मिला, उसी तरह से ये हो जाता 23/45 इंटू 100, ये आपका आ जाता है 51%, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है, ये थोड़ा प्रश्न जो है इसका स्टैंडर्ड सही है। अब यहाँ पर देखिए टोटल 4500 लैपटॉप, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो यहाँ पर लिखा रहता है 6 महीनों के दौरान कुल 4500 लैपटॉप की बिक्री हुई। यहाँ पर ब्रांड HP यानी एच और डेल के बारे में दिया हुआ है, यहाँ उनका अनुपात दिया हुआ है, यहाँ महीने के हिसाब से परसेंट दिया हुआ, यही पूछेगा। आप लोग प्रश्न देख लीजिए, मैं डायरेक्ट इसको क्वेश्चन में ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मई और जून दोनों महीनों में मिलाकर ब्रांड डी यानी डेल ब्रांड की कुल कितने लैपटॉप बेचे गए। अब देखिए कुल जो हमारा 6 महीने में लैपटॉप बिका वो है 45,000, ध्यान दीजिएगा 45,000 लैपटॉप हमारा 6 महीने में बिका है। अब मई महीने में कितने लैपटॉप बिके डी ब्रांड के, तो आप देखिए क्वेश्चन में देखेंगे तो आएगा यहाँ पर आपका प्रतिशत दिया हुआ है 22%। आपको हम एक बार दिखा देते हैं प्रश्न में, समझ लीजिए। देखिए ये मई महीने में लैपटॉप का प्रतिशत कितना है, बिक्री 22%। अब इस 22 में से देखिए 8% एच का है, 22% में से 8 जो है, इस 22 में से 8%, ध्यान दीजिएगा 100 में से नहीं, इस 22% जो है उसमें से 8% एच का अनुपात है और 7% डी का। अप्रैल में और मई में क्या है, 4% और 5% है, ठीक। चलिए अब टोटल हमारा लैपटॉप कितना बिका है, 45,000 6 महीने में। मई में हमारा कितना बिका, 22%, ठीक। अब तो हम क्या करेंगे, टोटल जो 45 है उसमें से उसका 22% निकाल लेंगे, तो हमको मई में कितना लैपटॉप बिका उसकी संख्या पता चल जाएगी। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, 45,000, देखिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं इस सब का वीडियो चैनल पर आप लोग ज़रूर देखिएगा। 45,000 इंटू 22/100 कर देंगे, क्योंकि 45,000 का 22% निकालना है, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 गुना 90, 45 गुना 90 यानी 9,900, ठीक है, 9,900 लैपटॉप आ जाएंगे हमारे डेल ब्रांड के मई में, ठीक। देख रहे थे मई और जून दोनों महीनों को मिलाकर ब्रांड डी के कुल कितने लैपटॉप बेचे गए, तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाल लिया था कि मई टोटल जो है हमारा लैपटॉप देखिए बेचा गया था 45,000 और उसका जो है 22% लैपटॉप जो है वो बेचा गया मई महीने, 22%। तो हमने निकाल लिया परसेंटेज, हमारा आया 9,900, तो 9,900 लैपटॉप बेचे गए मई महीने में। अब देखिए यहाँ पर डी ब्रांड के लैपटॉप कितने बेचे गए, उसका अनुपात कितना रहा है वो देखिए। देखिए डी ब्रांड के जो लैपटॉप हैं मई महीने में, उनका अनुपात मैं आपको एक बार प्रश्न में दिखाता हूँ, समझिएगा। देखिए मई महीने में डी का है अनुपात 5, ठीक है, और एच का है 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9। 9 में से 5 है डी का और 4 है एच का। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कि कैसे हमें निकालना है, ठीक है, कैसे हमें सॉल्व करना है। टोटल हमारा जो है हमारी जो संख्या आई है वो 9900 है मई महीने में। अब डी में अब हम क्या करेंगे, मई महीने में डी के जो लैपटॉप हैं डी कंपनी यानी डेल के, उसकी संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा है 9900। अब उसमें अनुपात कितना है हमारा, उसमें अनुपात है 5, ठीक, 5। अब हम क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, नीचे हम डिवाइड करेंगे टोटल अनुपात। टोटल अनुपात हमारा कितना है, वो है 9। अभी हमने आपको पीछे दिखाया था प्रश्न में ना, 4 था एच का और 5 था डी का, ठीक। तो टोटल हमारा हो गया था 9 और उसमें से जो है 5 अनुपात है डी का, तो उसको हम परसेंट निकालने में प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसको 9 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1100 और 11 50 5500 हमारा आ गया मई महीने में डी के लैपटॉप की संख्या, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर कितने आ गए लैपटॉप जो है 5500। अब फिर हम देखेंगे जून महीने में बिके लैपटॉप की संख्या, क्योंकि मई और जून दोनों महीनों में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब जून के लिए हम क्या करेंगे, जून के लिए फिर ऐसे ही करेंगे। तो 45,000 हमारा टोटल है, और जून में कितना प्रतिशत बिका है, चलिए एक बार प्रश्न में आपको फिर से दिखा देते हैं। जून में है 25% और अनुपात है 3 और 2 का। चलिए अब 45,000 का 25% है हमारा जून में, तो इसको हम निकाल लेंगे 25% इसका, तो ये हमारा आ जाएगा 11,250। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 11,250 आएगा। अब यहीं से हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे डी का प्रतिशत। ठीक, तो अभी देखिए इसे हमने किया, डी का प्रतिशत यहाँ पर 2 है और एच का है 3, तो हमारा टोटल हो जाएगा 2, 3 और 5। तो हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हम इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4500। ठीक, 4500 आप आ गया जून महीने में। अब मई और जून जो हमारा आया उसको हम टोटल जोड़ देंगे। तो मई में हमारा आया था 5500 और जून में आया 4500। 55 और 45 जोड़ देंगे तो हमारा 10,000 आ गया कुल लैपटॉप की संख्या मई और जून में। ऑप्शन सेकंड सही हो गया, 10,000। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सितंबर के दौरान ब्रांड एच के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के करीब कितना प्रतिशत उस ब्रांड के लैपटॉप अप्रैल में बेचे गए। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सितंबर और अप्रैल की, यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कितने लैपटॉप बेचे गए। ठीक, चलिए अब इसको यही कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने अभी सॉल्व किया पीछे 45,000 का परसेंट निकाला, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। सितंबर माह का देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 45,000 सितंबर माह में कितने लैपटॉप बेचे गए आप लोग प्रश्न में देखिए। चलिए सितंबर माह में देखिए, यहाँ पर सितंबर माह में 16% लैपटॉप टोटल बेचा गया है, और 7% जो है एच है, और 9% क्या है, डी है। ठीक, चलिए अब प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो 45,000 का हम क्या करेंगे, 16% निकालेंगे, तो 16/100 कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहीं से डायरेक्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। एक बार आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करेंगे, फिर निकालेंगे। तो यहीं से अगर हम डायरेक्ट ये कर देंगे एच, क्योंकि हमें केवल एच ब्रांड के लिए दिया हुआ है लैपटॉप की संख्या सितंबर में। ठीक, तो अब सितंबर में एच का कितना प्रतिशत था, सितंबर में एच का प्रतिशत था 8, और जो है डी का प्रतिशत कितना था, डी का प्रतिशत था 9%। तो 8 और 9 हो जाएगा 17, तो 8 हम लोग कर देंगे 17। अब यहाँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 00 यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा, 17 और 16 लगभग 1 है, तो यहाँ पर आप 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर 450 × 8 कर दीजिए, तो लगभग ये संख्या आ जाएगी 3600 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हमको मिल गया 36। अब हमें क्या पूछ रहा है कि इसका कितना प्रतिशत लैपटॉप अप्रैल में बेचा गया। तो हमको कुछ संख्या पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि x% जो है अप्रैल में बेचा गया। तो अप्रैल में बेचा गया कितना, x%। अब देखिए हमको क्या है, 3150 ये हमारी संख्या आ गई थी सितंबर माह के दौरान जब हमने सॉल्व किया, 3150। ठीक है, अब अप्रैल माह के दौरान जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3600। ठीक, देखिए फिर से एक बार आपको बता दें, सितंबर में हमने निकाला था 45,000 इंटू सितंबर में कितना बिका था, 16%। ठीक है, अपॉन 100 इंटू हमने कर दिया था इसको 7/16। ठीक है, सितंबर का। तो ये 16 से 16 कट गया, 00 कट गया, और 450 का साथ में मल्टीप्लाई हमने किया था तो 3150 आया था। ठीक है, और अप्रैल का कितना आया था, वो 3600 आ गया था। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने माना था x% सितंबर का जो है हमारा, x% हमारा जो सितंबर का लैपटॉप बिका, वो जो है कितना प्रतिशत उस ब्रांड के लैपटॉप अप्रैल में बेचे गए। तो x% है हमारा सितंबर का, यानी 3150 का, वो बराबर है लैपटॉप हमारा कितना बेचा गया अप्रैल में, 3600, बराबर है 3600 की कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की प्रतिशत वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो x% जो हम निकालेंगे तो x बराबर 3600/3150, और यहाँ पर प्रतिशत का हमारा साइन है। अब प्रतिशत का साइन अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 130%। ठीक है, 130% हमारा ये आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। चलिए, अच्छा एक बात आप लोगों को बता दें, बहुत से लोग जो है वीडियो को देख रहे होंगे, अगर उन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है
तो आप लोग 9140011554 पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी कैसे आप टेट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि अगस्त के दौरान ब्रांड एच के लैपटॉप 35% के डिस्काउंट पर बेचे गए तो उसी महीने के दौरान ब्रांड एच के कितने लैपटॉप बिना डिस्काउंट के बेचे गए। अब देखिए 35% डिस्काउंट पर बेचा गया है तो 65% क्या है, बिना डिस्काउंट के बेचा गया है। अब हमको वही 65% की संख्या निकालनी है। चलिए हम प्रश्न में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल लैपटॉप हमारा कितना है, 45,000। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है। अगस्त में कितना प्रतिशत बेचा गया, 12% बेचा गया, 12% ये हो गया। अब यहाँ पर एच का कितना अनुपात था इस 12 में, तो एच का अनुपात था 7 और जो है डी का अनुपात था 8 है। ठीक है, डी का अनुपात था 8, तो 8 और 7 हो जाएगा 15। टोटल हम कर देंगे 15 से इसको डिवाइड। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा लगभग 2520 के लगभग आएगा। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, अगस्त में जो है बेचे गए लैपटॉप की संख्या हमारी आ गई 2520। अब 2520 में से 35% क्या है, बेच दिए गए हैं लैपटॉप डिस्काउंट पर और 65% बिना डिस्काउंट के। तो हमसे पूछ रहा है कि बिना डिस्काउंट के कितना बेचा गया, तो 65% बेचा गया। तो अब हम 2520 का 65% निकाल लेंगे, तो 2520 का 65% निकालेंगे तो 65/100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1638 लैपटॉप हमारे बिना डिस्काउंट के बेचे गए। तो हमारा ऑप्शन थर्ड यानी 1638 सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा प्रश्न को समझ लिया करिए कैसे उसकी फ्रेमिंग हुई है, कैसे प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा गया है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि अप्रैल के दौरान ब्रांड डी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या और उसी ब्रांड के सितंबर माह में बेचे गए लैपटॉप की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो डी का हम क्या करेंगे, सबसे पहले सितंबर का निकाल लेंगे, वो अप्रैल का निकाल लेंगे, फिर सितंबर का निकाल लेंगे। तो अप्रैल में देखिए अगर निकालेंगे तो टोटल हमारा लैपटॉप कितना है, 45,000। अब देखिए हो सकता है शायद हमने पीछे निकाला भी हो, तो आप लोग देख लीजिएगा 45,000 और 17% बिका। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, अप्रैल में टोटल आ गया एच और डी दोनों का। अब केवल डी का कितना है, डी का इसमें शेयर है 7 और टोटल अगर ये डी और एच का था तो वो था 15। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 15 और 17 लगभग मान लीजिए 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये संख्या आ जाएगी, आप लोग कैलकुलेट करिएगा 3570 आ जाएगी। ठीक है, 3570 हमको मिल गया अप्रैल में लैपटॉप की संख्या। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सितंबर में भी देखेंगे, तो 45,000 इंटू सितंबर में बेचा गया है 16% और डी की कितनी संख्या है, डी का अनुपात है सितंबर में 9 और एच का कितना है, एच का है 7, तो 9 और 7 9 1 10 अच्छा 16, 9 7 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से 00 कैंसिल हो गया, 16 से 16 हो गया, 450 इंटू 9 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4050। ठीक, अब हमको अप्रैल और सितंबर दोनों मिल गए। अब पूछ रहा है अनुपात, तो हम क्या कर देंगे अप्रैल अपान सितंबर। आसान सा क्वेश्चन है, इनका अभिष्ट अनुपात आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 3570 बटा 4050। ठीक, 4050। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सरल कर लीजिएगा, इसको आप जो है कट पिट करेंगे तो 119 अपान 135 आ जाएगा, यानी 119 अनुपात 135, 119 अनुपात 135, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे प्रश्न को। फिलहाल मैं बता दूं, अगर दिक्कत हो तो आप लोग निसंकोच मैसेज करिएगा, मैं फिर से सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है दुकानदार को जुलाई के दौरान ब्रांड डी के प्रत्येक लैपटॉप की बिक्री पर रुपये 435 का लाभ हुआ, तो उसी महीने के दौरान उस ब्रांड के लैपटॉप का कुल लाभ कितना था। फिर से उसी तरह हमें करना है, 45,000 इंटू जुलाई में कितना है, कितना बिका, 8%। अब ब्रांड क्या कह रहा है, डी, ब्रांड डी का शेयर था जुलाई में जो है 5%, 5 अनुपात था, टोटल था 15, 10 था एच का, तो टोटल 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1500 लैपटॉप की संख्या, 1500 लैपटॉप की संख्या आ गई। ठीक है, अब कह रहा कि दुकानदार को प्रत्येक लैपटॉप की बिक्री पर 434 रुपये का
लाभ प्राप्त हुआ 434 रुपये का लाभ एक लैपटॉप पर बिका। तो टोटल लैपटॉप कितना बिका था 1500। क्या कर देंगे 1500 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, 5 चौक 20, जीरो 5 यहाँ 15, 17, 5 चौक 20, 1 21। इसी तरह से जो है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा 4, 3 और 4। तो ये हो जाएगा, अगर हम टोटल ऐड करेंगे इसको तो ये हमारा आ जाएगा 6,51,000। ठीक है, 6,51,000 हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 6,51,000 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर जो है फिल्में दी गई हैं ए और बी, सिनेमा घर दिए गए हैं ए और बी, 2 सिनेमा घर हैं और ये फिल्में हैं PQRST। सिनेमा घर ए में जो है ये फिल्मों की टिकट को बिक्री की संख्या दी है और सिनेमा घर बी में, और यहीं से हमें जो है प्रश्न पूछ रहा है कि सिनेमा घर ए में कितना टिकट बिका, बी में कितना बिका। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिनेमा घर बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की तुलना में कितना है। यहाँ पर अनुपात निकालना है हमको। तो सिनेमा घर बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या कितनी है। सिनेमा घर बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या, फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या है 300। ठीक है, और सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की संख्या कितनी है। सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की संख्या है 400। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। तुलना कह रहा है यानी अनुपात कह रहा है, तो हम क्या कर देंगे 300/400 सिनेमा घर बी पर फिल्म की पी की बिक्री बटा सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की बिक्री, 3:4 का अनुपात हमारा आ जाएगा। सर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिनेमा घर ए पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या और सिनेमा घर बी पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर था। तो सिनेमा घर ए पर कुल मिलाकर सभी टिकट और बी पर, यह हमारा हो गया प्रश्न। सिनेमा घर ए पर सभी फिल्में जो है 200, 350, 250, 300, 400 हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1500, और सिनेमा घर बी का जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जो है 1650। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 1650 माइनस 1500 कर देंगे, 1650 माइनस 1500 कर देंगे, ये तो सबको ही आएगा। माइनस करना तो ये हो जाएगा 150। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप फालतू में परेशान हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर दोनों सिनेमा घरों, देखिए आप लोग प्रश्न को आराम से पढ़ा करिए, इत्मीनान से पढ़ा के उसको समझा करिए। कर दोनों सिनेमा घरों ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो दोनों सिनेमा घर ए और बी में हम फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों सिनेमा घरों में ए और बी में फिल्म क्यू और फिल्म आर की कितनी टिकटें बिकी। तो फिल्म क्यू की देखेंगे संख्या, सिनेमा घर हम क्या करेंगे ए और बी में फिल्म क्यू की संख्या देखेंगे तो है 350, यहाँ पर प्लस 400 हो जाएगा 750। और अगला कौन सा है, अगला है हमारा फिल्म आर। फिल्म आर का देख लेंगे, फिल्म आर का है 250 और 350 तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, सॉरी 3 2 5 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 750 प्लस 600। अब इसको हम क्या कर देंगे, कुल संख्या पूछ रहा है तो जोड़ देंगे तो 7 6 1350 हो जाएगा टोटल हमारा। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 1350। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा घर बी पर फिल्म टी और एस की कुल मिलाकर बिक्री की गई टिकटों की औसत संख्या पूछ रहा है। औसत पूछ रहा है यहाँ पर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सिनेमा घर बी पर टी और एस का कह रहा है, तो सिनेमा घर बी हो गया, ये हो गया हमारा टी और ये हो गया एस। यहाँ पर 350, यहाँ पर 250। तो 350 और 250 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 350 और 250 हो जाएगा 600। अब चूँकि दो फिल्में हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 सिनेमा घर हैं तो 600 कहाँ गया प्रश्न हमारा, हाँ यहाँ पर हमको मिल गया दोनों का ऐड करने पर 600। अब 2 है तो बटा 2 कर देंगे तो औसत आ जाएगा हमारा 300। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऑप्शन थर्ड सी सही हो गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिनेमा घर ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत सिनेमा घर ए पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या में की तुलना में कितना था।
यहाँ पर तुलना करना है और परसेंट निकाल देना है आराम से। चलिए चलते हैं प्रश्न में, आपको दिखाते हैं। सिनेमाघर क्या कह रहा है, सिनेमाघर ए पर फिल्म टी की बिक्री की टिकटों की संख्या। तो सिनेमाघर ए पर फिल्म टी की बिक्री की संख्या कितनी है, 400। यहाँ हम लिख लेंगे 400। अगला हमारा कह रहा है सिनेमाघर ए पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या। फिल्म पी की संख्या है 200, यहाँ पर हम लिख लेंगे 200। अब कह रहा है कि फिल्म की जो है, देखिए प्रश्न आप लोग देखिए 400 और 200 आ गया। फिल्म प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न में कह रहा है कि सिनेमाघर ए पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था, तो हम मान लेंगे यक्स था, वो यक्स प्रतिशत था। ठीक है, यक्स प्रतिशत। अब इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी की बिक्री का जो यक्स प्रतिशत है वो फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की कितनी संख्या है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, 200। तो हम लिख देंगे 200 का x प्रतिशत है और बराबर हमें मिल गया था 400। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था एक। तो 200 का x प्रतिशत बराबर 400, ये हम तुलना कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है आएगा 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे और ये परसेंट इधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 200%। तो ये आंसर हो गया 200% और ऑप्शन सेकंड सही हो गया। तो ये हमने देख लिया सिनेमाघर वाला। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर देखिए एक तालिका दी हुई है और इसमें जो है कह रहा है कि 6 शहर हैं ए और एफ की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण, पुरुष और महिला का अनुपात और इन शहरों में वयस्क व्यक्तियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। इन 6 शहरों की कुल जनसंख्या 24 लाख है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है 24 लाख है इन शहरों की कुल जनसंख्या। अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, ये शहर दिए हुए हैं, टोटल 24 लाख है, उसका 21% ए में है, 18, 16 ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर यह है अनुपात और इतने प्रतिशत वयस्क हैं। चलिए अब प्रश्न में चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है डी शहर में पुरुषों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत इस शहर में वयस्क है। तो पहले हमें डी शहर का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो डी शहर का प्रतिशत है 20%। टोटल संख्या है हमारी 24 लाख। ठीक, तो अब 24 लाख का हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कितना, 20%। तो 24 लाख पहले आप लिखिए, उसके बाद उसका 20% निकालिए। तो 20/100 करेंगे तो 0 0 0 से एक यहाँ कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 24 दूना 48, यानी 4,80,000 आपकी जनसंख्या आ गई डी शहर में। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पुरुषों की संख्या जो है कितना प्रतिशत है डी शहर में। तो पुरुषों की संख्या अगर हम देखेंगे डी शहर में तो 2% है, महिला है 3%। अब जो है 4,80,000 का हमें क्या है, 2% निकालना है। तो 4,80,000 का 2% निकालना है, उसमें 2% है पुरुष और 3% है महिलाएं, यानी टोटल है 5। तो बटा कर देंगे हम 5 से, डिवाइड कर देंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1,92,000 पुरुष हैं डी शहर में। ठीक, अब इसी प्रकार ई का भी हम निकाल लेंगे। तो ई टोटल जनसंख्या हमारी कितनी है, 24 लाख। तो 24 लाख का 10% जो है वो है ई शहर में। ठीक है, तो इसका 10% निकाल लीजिए। तो यहाँ से 00 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, उसके बाद जो है हमको कितना मिला, 24 का 10% निकाल रहे हैं हम, तो आएगा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 हमारा आ गया ई शहर में। अब ई शहर में देखिए कितने वयस्क हैं। ई शहर में वयस्कों की संख्या है 75%। चलिए प्रश्न में चलते हैं। ई शहर में वयस्कों की संख्या है 75%। तो हम क्या करेंगे, 2,40,000 का निकालेंगे 75%। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, फिर भी क्वेश्चन है सरल। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन आती होगी तो आप जल्दी से इसको कर ले जाएंगे। यहाँ भी आप 00 कैंसिल कर दीजिए और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1,80,000। ये ई शहर में वयस्कों की संख्या आ गई 1,80,000। अब यहाँ पर देखिए मेन जो है प्रश्न हमारा यहाँ से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, ज्यूम करेंगे कि डी शहर में पुरुषों की कुल संख्या का X% इस शहर में वयस्क है। ठीक है, तो इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कितने हमको वयस्क मिले थे,
डी शहर में पुरुषों की संख्या मिली थी हमको 1,92,000, ठीक है, याद करिएगा 1,92,000। अब इसका यक्स प्रतिशत जो है क्या है, ई शहर में वयस्क है, तो वयस्कों की संख्या हमको कितनी मिली थी, 1,80,000। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये परसेंट उधर 100 चला जाएगा, 3 0 3 0 कट गया, 180/192 इंटू 100। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये जो है 93%, 93.75% आप सॉल्व कर लीजिएगा, 93.75% आपका आएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब यह शहर में कितने व्यक्ति वयस्क हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर करना क्या है, आपको एफ शहर में टोटल जनसंख्या का जितना प्रतिशत है वो निकालना है। देखिए एफ शहर में 15% जनसंख्या है और उसका 65% वयस्क हैं, तो हम क्या करेंगे, 24 लाख का क्या कर लेंगे, 15% पहले निकालेंगे, ठीक है। 24 लाख यहाँ पर लिखते हैं, 24 लाख जो है का 24 लाख हो गया। अब उसका जो है हम 15% निकालेंगे, 24 लाख का 15%। थोड़ा सा देखिए फ़ोन में लिखने में दिक्कत होती है, आप लोग थोड़ा सा जो है क्षमा करिएगा। तो एफ शहर में जो है हमको क्या मिल जाएगी, कुल जनसंख्या 3,60,000। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कहीं भी अगर मैं गलत होऊंगा तो बताइएगा कमेंट में। 3,60,000 ये संख्या हमको मिल गई एफ शहर में। टोटल कितने व्यक्ति हैं, अब 3,60,000 का कितने हैं, 65% वयस्क हैं, तो 3,60,000 का 65% निकाल लेंगे, डबल जीरो यहाँ से चला जाएगा, 3600 में हम क्या कर देंगे, 65 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2,34,000, ठीक है, 2,34,000 हमारा ये आ गया वयस्कों की संख्या एफ शहर में, 2,34,000, ये आंसर हमारा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 20 शहर में पुरुष और महिला की संख्या में कितना अंतर है। देखिए अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर है, ये हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको जो है उसका वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूँगा, या आपको पर्सनली मैसेज करके बता दूँगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक। बाकी परसेंटेज और इससे संबंधित DI के सारे वीडियो चैनल पर हैं, आप जाइए देखिए समझिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको DI एकदम बेहतर तरीके से आने लगेगी, कोई उसमें जो है परेशान होने की बात ही नहीं है, ठीक। अगला कह रहा है 20 शहर में पुरुष और महिला की संख्या में कितना अंतर है, तो फिर वही करना पड़ेगा, हमको टोटल संख्या निकालना पड़ेगा। टोटल संख्या 2 लाख जो है हमारी 40,000 ना, इकाई नहीं 24 लाख है टोटल, सॉरी 24 लाख जनसंख्या है टोटल। अब उसका जो है 20 शहर में कितना प्रतिशत है, 20 शहर में है 18% और 5 और 4 पुरुष महिला है। चलिए तो 24 लाख का 18% निकालेंगे पहले हम, 18%, तो ये हमारा आ जाएगा 4,32,000, ठीक है, 4,32,000 हमको टोटल संख्या मिल गई। अब 4,32,000 में पुरुष और महिला का अनुपात है 5 और 1 का अनुपात, तो अब देखिए यहाँ पर जो है अंतर पूछ रहा है, तो 5 और 4 का अनुपात ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो एक बार 5 का निकालिए फिर 4 का फिर माइनस करिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 और 4 का अनुपात का अंतर कितना है, 1 का अंतर है 5 और 4 के अनुपात में, ठीक। यानी 20 शहर में जो है पुरुष और महिला की संख्या में जो अनुपात है वो है, अनुपात का अंतर है वो है 1 का, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 1 निकाल लेंगे उसका परसेंट, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो हमको अभिष्ट अंतर आएगा, एवरेज डिफरेंस आएगा, वो निकालेंगे 4,32,000 का। टोटल हमको कितना का मिल रहा है, अनुपात का अंतर 1 और 5 और 4 का अनुपात है, तो वो हो जाएगा 9, ठीक। हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 48,000, ठीक है, 48,000 हमको टोटल ये मिल गया आंसर, 4 नंबर सही हो गया हमारा 48,000। चलिए अगला प्रश्न हमारा है सी, कह रहा है कि सी शहर में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो वयस्क नहीं है शहर में। तो यहाँ पर देखिए हम टोटल जनसंख्या निकाल लेंगे, जैसे हम करते आए हैं 24 लाख का, ठीक है। सी शहर में 16% है, टोटल हमको संख्या मिल जाएगी 3,84,000, ध्यान दीजिएगा 3,84,000 टोटल संख्या मिल गई। अब क्या है, वयस्क यहाँ पर अवयस्क हैं 28% लोग, अवयस्क हैं 28% अवयस्क लोग हैं, ठीक है।
तो ये हो गया 28%। तो अब इसका हम क्या करेंगे, 3,84,000 का जो हमको मिला है 3,84,000, इसका 28% हम निकालेंगे। तो 3,84,000 का 88% आएगा 10,07,520। ठीक है, 10,07,520 आ गया, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। 10,07,520 हमारा करेक्ट उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डी शहर में पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी है। तो फिर वही करना है हमको। टोटल हमारा जो है 24 लाख है। शहर डी की कुल जनसंख्या कितनी है उसका हम परसेंट निकाल लेंगे, जो हमारे पास परसेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है डी शहर का परसेंट कितना है, डी शहर में है 20%। ठीक, ये हमारा डी शहर का 20%। तो 24 लाख का 20% हम निकालेंगे तो ये हमारा जो है आएगा 4,80,000। ठीक है, 4,80,000। अब यहाँ पर पुरुष और महिला का अनुपात दिया है 2:1 का। तो अब पुरुष का अनुपात हम निकालेंगे तो 2 बटा टोटल 2 और 1 का अनुपात है 3 है, 2/3 कर देंगे। तो ये हमारा जो है आ जाएगा 1,92,000। ठीक है, 1,92,000 टोटल हमारा आ गया, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है डीआई के जो 25 क्वेश्चन थे उसको टोटल हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करिएगा, या जिन लोगों के पास नंबर है वो व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो मैं उनको आगे डिटेल में सॉल्व करके जो है बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में और उसके